रीट एग्जाम 2025। आज की इस क्लास में हम बाल कल्याणकारी योजनाएं, पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित वन लाइनर फैक्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट क्या है हमारा, पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में। तो पहला फैक्ट क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया था। ठीक है, पारित कब हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। और लागू कब किया गया? यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में है वो लागू कर दिया गया था। ठीक है, 4 अगस्त को 2009 को संसद में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को है वो पूरे भारत में लागू कर दिया गया। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत मूल अधिकारों के रूप में शिक्षा को सम्मिलित करता है। ठीक है, कौन के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 21 ए के तहत जो है वो इसकी स्थापना की गई है। अगला फैक्ट क्या है कि इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बच्चे को नजदीकी स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए। निजी विद्यालयों को अपनी कुल सीटों का 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। ठीक है, इसके और क्या विशेषता है कि किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक है वो फेल नहीं किया जाएगा। नो डिटेशन पॉलिसी, जिसे 2019 में संशोधित किया गया। ठीक है, 8वीं कक्षा के बच्चे को है वो फेल नहीं किया जाएगा। बच्चों को मिड डे मील, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान है वो मुफ्त प्रदान की जाएंगी। ठीक है, और इसके बारे में अगला फैक्ट क्या है कि यह अधिनियम शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण से संबंधित मानक निर्धारित करता है। हर स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षकों की अनिवार्यता रखी गई है। ठीक है, स्कूल को निश्चित आधारभूत संरचनाएं, शौचालय, पेयजल, कक्षाएं और शिक्षण सामग्री उपलब्ध करानी होंगी। ठीक है, और शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कार्यवहन जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि कोई भी बच्चा शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का है वो शिकार नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है कि निजी स्कूलों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार है वो मान्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, निजी स्कूलों को जो है वो सरकार के द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार मान्यता प्राप्त करनी होगी। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी में 75% माता पिता या अभिभावकों की भागीदारी अनिवार्य है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि किसी भी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के दौरान स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है। स्कूल से आप किसी भी बच्चे को जो है वो निकाल नहीं सकते हो। फिर अगला फैक्ट क्या है कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी विशेष सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अधिनियम के तहत कोचिंग संस्थानों को स्कूल का दर्जा नहीं दिया जाएगा। सभी राज्य अपने अपने नियम बनाकर आरटीई अधिनियम को लागू करना होता है। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक अनुपात 1:30 निर्धारित किया गया है, यानी 30 बच्चों पे जो है वो एक शिक्षक विद्यालय के अंदर होना अनिवार्य है। ठीक है, 1:30 है वो शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात है। ठीक है, फिर अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला तथ्य क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि एनसीएफ को है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। यह भारत की चौथी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है। इससे पहले कौन कौन सी है? 1975, 1988 और 2000 में रूपरेखा बनाई गई थी। ठीक है, चौथी कौन सी है? 2005 वाली जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है वो चौथी रूपरेखा है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा प्रोफेसर यशपाल समिति की सिफारिशों पर आधारित है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा है वो किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? प्रोफेसर यशपाल समिति की सिफारिशों पर है एनसीएफ 2005 की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला फैक्ट क्या है कि इस दस्तावेज में 5 मुख्य क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? कि बालक का विकास और सीखने की प्रक्रिया, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, पाठ्यचर्या और विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन प्रक्रिया। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत यह रूपरेखा बनाई गई है।
अगला फैक्ट क्या है कि इसमें रटने की प्रवृत्ति को कम करने और समझने आधारित शिक्षा को है वो बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। एनसीएफ 2005 में रटने की प्रवृत्ति कम करने और समझ आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश है वो की गई है। शिक्षा को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर बल दिया गया है। बच्चों को संवेदनशील और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें मल्टीग्रेड शिक्षण और समावेशी शिक्षा को अपनाने की बात कही गई है। ठीक है, मल्टीग्रेड शिक्षण और समावेशी शिक्षा को अपनाने की बात है वो की गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि बालिकाओं और वंचित समूह और विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षण को समग्र और संपूर्ण दृष्टिकोण से पढ़ाने की अनुशंसा की गई है। मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाए रखने की सिफारिश की गई है। यानी प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा में बनाए रखने की सिफारिश की गई है। फिर क्या है, इसमें सीखने का अधिकार, राइट टू लर्न की अवधारणा को अपनाया गया है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अंदर सीखने के अधिकार, राइट टू लर्न की अवधारणा को अपनाया गया है। फिर अगला पॉइंट है कि मूल्यांकन में सीसीई, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, कौन सा जो है मूल्यांकन अपनाने की प्रणाली है वो अपनाने की है वो सिफारिश की गई है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। फिर अगला पॉइंट है कि शिक्षक को केवल सूचनाओं के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि मार्गदर्शक के और सहायक के रूप में देखने की बात कही गई है। ठीक है, शिक्षक को केवल सूचनाओं का स्रोत नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और सहायक के रूप में देखने की बात कही गई है। फिर क्या है कि पाठ्य पुस्तकों को रुचिकर, आकर्षक और प्रासंगिक बनाने पर जोर है वो दिया गया है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को रुचिकर और आकर्षक बनाने पर जोर दिया गया है। खेल, कला, संगीत और नृत्य को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश है वो की गई है। यानी खेल, कला और संगीत और नृत्य को जो है वो शिक्षा प्रणाली का ही एक अंग बनाने की सिफारिश की गई है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है कि लैंगिक समानता, पर्यावरण शिक्षा और शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश है वो की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि बच्चों की स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने पर है वो बल दिया गया है। शिक्षकों की निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की है वो सिफारिश कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को है 29 जुलाई 2020 को है वो मंजूरी दी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया गया था? 29 जुलाई 2020 को है वो इसको मंजूरी दी गई थी। ठीक है, अगला फैक्ट क्या हमारा कि यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, एनईपी 2020 जो है वो भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 और 1986 में शिक्षा नीतियां आई थी। ठीक है, तो भारत की कौन सी नीति हो जाएगी? तीसरी नीति हो जाएगी। इससे पहले जो कौन सी दो नीतियां थी, एक 1968 के अंदर आई थी और एक 1986 के अंदर लागू की गई थी। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि नीति का उद्देश्य है कि सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा निश्चित करना। उसके बाद अगला फैक्ट क्या है कि नई शिक्षा नीति में 10+2 प्रणाली को समाप्त कर 5+3+3+4 की संरचना है वो लागू की गई है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के अंदर क्या है कि 10+2 की प्रणाली को समाप्त किया गया है और 5+3+3+4 की जो प्रणाली है वो शुरू की गई है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाउंडेशनल स्टेज पर जोर दिया गया है। ठीक है, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। फिर अगला फैक्ट क्या है कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने को है वो प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, यानी जब बच्चा का जो शिक्षा का जो प्राथमिक चरण होता है उसके अंदर है वो मातृभाषा और स्थानीय भाषा में जो है वो पढ़ाई कराने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि छात्रों को कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो छात्र को है वो व्यावसायिक शिक्षा है वो कौन सी कक्षा के बाद दी जाएगी, तो कक्षा 6 के बाद से है वो बच्चे को है वो व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। अगला पॉइंट क्या है कि कक्षा 6 से कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू की जाएगी। ठीक है, कक्षा 6 के बाद जो है वो कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है वो पढ़ाई शुरू की जाएगी। अगला फैक्ट क्या है कि शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 2035 तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, शिक्षा का जो सकल
नामांकन अनुपात है GER, ठीक है, 2035 तक जो है वो 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि GER 2035 तक जो है वो कितना परसेंट का लक्ष्य रखा गया है, तो 100% का लक्ष्य रखा गया है। फिर अगला फैक्ट है कि कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कक्षा 3 तक जो है वो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर अगला फैक्ट क्या है कि स्कूलों में 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाएगी। ठीक है, स्कूलों के अंदर 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं को आसान और मॉड्यूलर बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बोर्ड परीक्षाओं को आसान और मॉड्यूलर बनाया जाएगा। छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, छात्रों को जो है वो एक से अधिक भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। फिर क्या है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को उच्च शिक्षा में लागू किया जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम जो है वो कौन से चरण के अंदर है, वो शिक्षा के कौन से चरण में लागू किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के अंदर है वो लागू किया जाएगा। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि 4 वर्षीय सनातन कार्यक्रम FYUP लागू किया जाएगा। 4 वर्षीय जो सनातन कार्यक्रम है उसको लागू किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को नया स्वरूप दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF को है वो नया स्वरूप दिया जाएगा। ठीक है, हर 5 साल के अंदर जो है वो इसका है वो स्वरूप है वो चेंज होता है। अगला पॉइंट क्या है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET लागू किया जाएगा। ठीक है, उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो लागू किया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला फैक्ट क्या है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख बोर्ड परीक्षाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, शिक्षकों की जो योग्यता है और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निजी और सरकारी स्कूलों में समान शिक्षा स्तर को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लर्निंग को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना है वो इसकी घोषणा है या फिर इसकी जो स्थापना है वो किसके तहत की जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की जाएगी। फिर क्या है कि आजीवन सीखने लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा के बजट को GDP में 6% तक करने की सिफारिश की गई है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो GDP को है वो कितने प्रतिशत तक, जो बजट के अंदर GDP का है वो कितना प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की गई है, 6% बढ़ाने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को सशक्त किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और इसकी क्या विशेषताएं हैं कि MPhil पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर MPhil पाठ्यक्रम को है वो समाप्त कर दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एकल नियामक संस्था बनाई गई है। महिला और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। संस्कृत को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल किया जाएगा, यानी जो संस्कृत विषय है उसको जो मुख्य धारा की शिक्षा है उसके अंदर है वो शामिल किया जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। ऑनलाइन और ओपन लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। पारंपरिक कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ाया जाएगा। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है और गुणवत्ता शिक्षा के लिए NCFTE 2021 से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुणवत्ता शिक्षा के लिए NCFTE का 2021 है वो लागू किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि आधुनिक विषय जैसे डाटा साइंस डिजाइन थिंकिंग को शामिल किया जाएगा। शिक्षा के अंदर है वो डेटा साइंस और डिजाइन थिंकिंग को है वो शामिल किया जाएगा। फिर क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, छात्रवृत्ति प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। सभी छात्रों के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक ABC लागू किया जाएगा। ठीक है, सभी छात्रों के लिए क्या किया जाएगा, एकेडमिक क्रेडिट बैंक ABC जो है वो लागू किया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है कि भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा में तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षा जो एजेंसी है NTA उसकी जो भूमिका को है वो बढ़ाया जाएगा।
अगला पॉइंट क्या है कि सभी स्तरों पर पले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो शिक्षा जो है वो पले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को है वो बढ़ावा मिलेगा। फिर अगला पॉइंट क्या है कि शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास सीडीपी आवश्यक होगा। 2030 तक सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 से संबंधित कुछ विशेषताएं इसकी। ठीक है, क्या है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना 2007 के अंदर हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनसीपीसीआर की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज योजना जो है वो 1975 के अंदर लागू की गई थी। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि बाल श्रम निषेध व विनियम अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम करवाना अथवा मजदूरी कराना है वो अवैध घोषित किया गया है। ठीक है, तो बच्चों से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना अवैध है वो किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया है? बाल श्रम निषेध व विनियम अधिनियम के तहत अवैध घोषित किया गया है। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि मिड डे मील योजना राष्ट्रीय स्तर पर कब लागू हुई थी? मिड डे मील योजना 1995 के अंदर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है वो लागू की गई थी। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत है वो शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 2015 के अंदर है वो शुरू की गई थी। ठीक है, 2015। उसके बाद हमारा अगला फैक्ट क्या है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत है वो गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन जो पोषण अभियान को 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। अगला फैक्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही सुकन्या समृद्धि योजना को भी शुरू किया गया था। वो भी कब किया गया था? 2015 के अंदर किया गया था। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ठीक है कब लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। बाल विवाह को जो है वो अपराध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बाल विवाह करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगला फैक्ट है कि शिशु संरक्षण गृह योजना अनाथ बच्चों को सुरक्षित आवास प्रदान करती है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि राष्ट्रीय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों अपराधियों के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं है वो प्रदान करता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है कि बाल सुरक्षा योजना चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम को 2009 में लागू किया गया था। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, सीधा सीधा आंसर होगा कि बाल सुरक्षा योजना को कब लागू किया गया था? 2009 को लागू किया गया था। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 1098 भारत सरकार द्वारा संचालित है। ठीक है, बाल हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, 1098 लेटेस्ट पशु परिसर एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 1098 बाल हेल्पलाइन नंबर है। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि नंद घर योजना वेदांता समूह और सरकार की साझेदारी से चलाई जाती है। ठीक है, नंद घर योजना जो है वो वेदांता समूह और सरकार की साझेदारी से जो है वो चलाई जा रही है। अगला फैक्ट क्या है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत में बाल संरक्षण से संबंधित योजनाएं संचालित करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाल संरक्षण जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना कब की गई थी? 1975 के अंदर जो है आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी। अगला फैक्ट है कि राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 के तहत
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये अलग से टॉपिक है। आरटीई राइट टू एजुकेशन के बारे में भी हम 50 ऑनलाइन फैक्ट है वो आगे की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगला फैक्ट क्या है कि सुपोषण अभियान जो है कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार के लिए है वो शुरू किया गया है। सुपोषण अभियान कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार के लिए जो है शुरू किया गया है। उसके बाद हमारा अगला फैक्ट क्या है कि स्पॉन्सरशिप योजना संकटग्रस्त बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संकटग्रस्त बच्चों के लिए वित्तीय सहायता कौन सी योजना प्रदान करती है? स्पॉन्सरशिप योजना है वो प्रदान करती है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है हमारा कि मिशन वात्सल्य योजना अनाथ व बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, या फिर ये पूछ ले कि वात्सल्य योजना है वो किससे संबंधित है, तो मिशन वात्सल्य जो योजना है वो अनाथ बच्चों से संबंधित है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि बाल स्वच्छता मिशन बच्चों में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए चलाया गया है। बाल स्वच्छता मिशन नाम से ही पता चल रहा है, बाल स्वच्छता मिशन यानी बच्चों की स्वच्छता के लिए। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, 8वीं उत्तीर्ण छात्राओं को वित्तीय सहायता किस योजना के तहत दी जाती है? राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। फिर अगला फैक्ट क्या है हमारा कि बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए UNCRC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि, ठीक है, को भारत ने 1992 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, UNCRC को जो है भारत ने 1992 के अंदर स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो पोक्सो अधिनियम 2012 को जो है लागू करने का मुख्य कारण क्या था कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए है वो पोक्सो अधिनियम 2012 लागू किया गया था। ठीक है, इस लाइन के अंदर देखो 3 क्वेश्चन है। पोक्सो अधिनियम कब लागू हुआ? 2012 में हुआ। क्यों हुआ? यौन अपराधों को रोकने के लिए हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बनता है कि यौन अपराधों को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? पोक्सो अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जो है वो जांचें हैं वो करवाई जाती हैं। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि गर्भवती महिलाओं को आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां देने के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम SNP लागू किया गया है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को जो है फोलिक एसिड और आयरन की गोली देने के लिए क्या कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? अनुपूरक पोषण कार्यक्रम यानी SNP लागू किया गया है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है, में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण की गारंटी दी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गर्भवती महिलाओं व बच्चों को जो है वो पोषण की गारंटी दी गई है। उसके बाद हमारा अगला फैक्ट क्या है कि मिशन इंद्रधनुष नवजात शिशुओं को टीकाकरण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है कि जो नवजात शिशु हैं उनके अंदर टीकाकरण करना है। ठीक है, शिशुओं को टीका लगाना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बच्चों में कुपोषण समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुपोषण को है वो समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला फैक्ट क्या है कि किशोरी शक्ति योजना किशोरियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना किशोरी जो लड़कियां हैं उनके लिए स्वास्थ्य व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। अगला फैक्ट क्या है कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना बच्चों एवं महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाती है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो बच्चों और महिलाओं के कौशल विकास के लिए जो है वो कार्यक्रम चलाती है। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि CBSE स्कूलों ने 10वीं कक्षा तक खेल कूद व स्वास्थ्य शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी गई है। कि CBSE जो स्कूलें हैं उन्होंने 10वीं कक्षा तक जो है वो खेल कूद और स्वास्थ्य शिक्षा को है वो अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी
और पोषण 2.0 जो मिशन है वो 2021 के अंदर जो है योजनाएं हैं वो लागू की गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि संजीवनी परियोजना बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है। संजीवनी परियोजना का संबंध किससे है? अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि संजीवनी परियोजना है वो किससे संबंधित है? बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है, बच्चों के स्वास्थ्य सुधारक से संबंधित है। अगला फैक्ट क्या है कि छात्रवृत्ति योजना गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। छात्रवृत्ति योजना जो है वो जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए है वो वित्तीय यानी पैसों से है वो सहायता प्रदान करती है। अगला फैक्ट क्या है कि सबला योजना के तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। सॉरी, सबल योजना, ठीक है, सबल योजना के तहत क्या है, जो बाल श्रमिक हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है सबल योजना के तहत। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए चलाई गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना जो है कामकाजी माताएं हैं उनके बच्चों के लिए है वो चलाई गई है। अगला फैक्ट क्या है कि अटल बाल मिशन कुपोषण और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए किया गया है। अटल बाल मिशन का है जो योजना है वो क्यों लागू की गई है? कुपोषण को कम करने के लिए और बाल मृत्यु दर को है वो कम करने के लिए अटल बाल मिशन योजना है वो चलाई गई है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को लाभ मिलता है। ठीक है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत। अगला फैक्ट क्या है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को समान व गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का प्रावधान है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला फैक्ट क्या है कि बाल अधिकार संरक्षण नीति 2013 बच्चों की सुरक्षा व उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है। बाल अधिकार संरक्षण नीति कब बनाई गई थी? 2013 के अंदर बनाई गई थी। कार्य क्या है? बच्चों की सुरक्षा और उनके जो अधिकार हैं बच्चों के उनकी है वो रक्षा करना। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बच्चों के प्रति संवेदनशील पुलिस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास है। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली यानी बच्चों के प्रति जो संवेदनशील पुलिस व्यवस्था है उसको लागू करने का प्रयास है चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा बाल सुधार गृहों की देखरेख की जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाल सुधार गृहों की जो देखरेख है वो किसके द्वारा की जाती है या फिर बाल सुधार गृह है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत है वो इनकी देखरेख की जाती है। अगला फैक्ट क्या है हमारा कि बाल न्याय बोर्ड बच्चों से जुड़े मामले की सुनवाई करता है। ठीक है, अगर बच्चों से संबंधित कोई मामला है, ठीक है, बाल श्रम से रिलेटेड कोई मामला है, बाल जैसे अपराध से संबंधित कोई मामला है तो उसकी सुनवाई कौन करता है? बाल न्याय बोर्ड जो है वो बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। स्कूलों के अंदर बच्चों को पौष्टिक भोजन जो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत करवाया जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है वो निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है। अगला फैक्ट क्या है, बाल मित्र ग्राम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लागू की गई है। बाल मित्र ग्राम योजना। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है कि अटल आहार योजना कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अटल आहार योजना जो है जो कुपोषित बच्चे हैं उनको है वो पोषण प्रदान करने के लिए लागू की गई है। अगला हमारा और लास्ट फैक्ट क्या है बाल कल्याणकारी योजनाओं से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में बाल विकास एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसके बारे में भी हम अलग से 50 फैक्ट है वो अभी हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।